Namaskar, greetings to everyone. I am Dr. Sanjeev Bhama and today we will talk about typhoid fever. जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है और अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून की एंट्री होने वाली है। लेकिन कुछ एरियाज़ में प्री मानसून बारिश भी स्टार्ट होती है। तो ये जो मौसम होता है ना, जहाँ गर्मी भी पड़ रही होती है और बारिश भी आ रही होती है, ऐसे मौसम में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी उमस काफ़ी बढ़ जाती है और ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है टाइफाइड के बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई को पनपने के लिए। और ये मौसम आते ही पूरी बैक्टीरियल कम्युनिटी को मज़ा आ जाता है, शेर बन जाते हैं ये और आ जाते हैं आर या पार की लड़ाई के मूड में कि अब आ जाओ मैदान में, अब या तो आप हमें ख़त्म कर दो या हम आपको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ काम आता है आपका ऑटो इम्यून सिस्टम। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई तब तो आप बैक्टीरिया को ख़त्म कर दोगे और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हुई तो बैक्टीरिया आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। आपको 2 दस्त लगे नहीं कि आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर दिया, आपको 2 छींकें नहीं आई कि आपने एंटी एलर्जिक स्टार्ट कर दी, आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से स्लाइटली अबव गया कि आपने एंटीपायरेटिक ले ली। दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट। बाय डूइंग दिस यू आर सिंपली वीकनिंग योर इम्यूनिटी, नथिंग एल्स। मैं अपने पेशेंट्स को बहुत हद तक एंटीबायोटिक्स लेने ही नहीं देता। अगर कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो और वास्तव में एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो तो अलग बात है। और पता है वो पेशेंट खुद आके क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मैं बहुत रेगुलरली बीमार पड़ता था, मतलब हर महीने मुझे एंटीबायोटिक्स के कोर्स लेने पड़ते थे, कभी कभी अगर महीने में 2 बार भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब से मैंने एंटीबायोटिक्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, मैं बहुत कम, कोई 2-3 महीने में 1 बार बीमार पड़ता हूँ और बाई चांस कोई इन्फेक्शन आ भी गया तो मैं 1 आधे दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी को अब पता है कि किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से कैसे निपटना है। उनकी बॉडी को पता है कि भैया बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है और बाहर से कोई भी एंटीबायोटिक, कोई एंटी एलर्जिक का सपोर्ट नहीं आने वाला, जो कुछ भी करना है अपने को ही करना है। तो अगर जान प्यारी है तो लग जाओ काम पे। मैं कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, इवन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैथी। सभी पैथीज़ के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम, किस सिचुएशन में कौन सी पैथी यूज़ करनी है। अच्छा चलो, माना कि आजकल की बिज़ी लाइफ में आपके लिए एक शॉर्टकट है कि कोई भी इन्फेक्शन आया, आपने उसका एंटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इट मे बी एंटी बैक्टीरियल, इट मे बी एंटी वायरल, इट मे बी एंटी फंगल, व्हाट्सएवर। लेकिन कभी कोई नॉन फेमिलियर, कोई अननोन इन्फेक्शन आ गया तब। अभी रिसेंट एग्जांपल आपके सामने है कोरोना। कोविड में कौन से एंटीबायोटिक्स काम आए, कौन से एंटीवायरल काम आए? कुछ नहीं, ज़ीरो। इवन उस टाइम पे जो रेमडेसिविर के लिए इतनी मारामारी चल रही थी, आज गवर्नमेंट को उसके यूजेस सर्टेन कंडीशंस में बैन करने पड़े। तो कोविड-19 में यही हुआ कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो सर्वाइव कर गए और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स पे ज़्यादा निर्भर मत रहिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। एनीवेज, लेट्स स्टिक टू दिस टॉपिक, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि साल्मोनेला टाइफाई नामक एक बैक्टीरिया से फैलता है और ये बैक्टीरिया सीधा आपकी आंतों पे अटैक करता है और सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज डेवलप करता है। ये ज़्यादातर फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि अगर जिस पेशेंट को टाइफाइड है उसकी स्टूल में या उसकी लेट्रिन में टाइफाइड के बैक्टीरियाज होते हैं और अगर वो लेट्रिन जाने के बाद अगर वो अपने हाथ अच्छे से नहीं धोता या प्रॉपर्ली साफ़ सफाई नहीं रखता और अगर वो आपको खाना सर्व कर रहा है या पानी सर्व कर रहा है या आपका खाना पका रहा है तो उसके हाथ से वो बैक्टीरिया आपको भी फैल सकते हैं। या अगर कोई गांव में या कोई स्मॉल टाउन में जहां शौचालय नहीं है और वहां खुले में शौच किया जाता है, तो अगर उनके लेट्रिन में टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं तो वहाँ जो सब्जियां उगती है उनमें वो ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर अगर कोई नदी के किनारे या कोई भी वाटर बॉडी के किनारे अगर शौच किया गया है तो वो डायरेक्टली पानी से भी सभी को फैल सकता है। तो अब आ जाते हैं टाइफाइड के
सिम्टम्स पे। तेज़ बुखार आना, सर में तेज़ दर्द होना या उल्टे जैसा मन होना या कुछ केसेस में दस्त लगना, ये टाइफाइड के कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आप टाइफाइड का इलाज सही टाइम पे सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको फैलता जाता है और ऐसे में वो आपकी आंतों में जाकर आंतों से खून आना, लेट्रिन से खून आना, ब्लडी डायरिया, ऐसे कुछ सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है और कुछ सीवियर केसेस में तो आंतों का फटना भी पॉसिबल है। अब हम समझते हैं कि अगर आपको तेज़ फीवर है और टाइफाइड के सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप कैसे कंफर्म होंगे कि आपको टाइफाइड है या कुछ और हुआ है। तो इस कंफर्मेशन के लिए हम कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन टेस्ट है विडाल टेस्ट। मोस्ट कॉमनली आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको विडाल टेस्ट सजेस्ट करेंगे, जबकि ये टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल टेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता, इसके मोटे मोटे 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगाता है, कम से कम 10 दिन के बाद इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है। तो अगर आपको टाइफाइड है और उसके 10 दिन बाद आपको पता लगे कि आपके टाइफाइड हुआ है तो तब तक तो आपकी बॉडी में काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। दूसरी इस टेस्ट की ये प्रॉब्लम है कि विडाल टेस्ट बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको टाइफाइड है, और अगर आपका विडाल टेस्ट नेगेटिव आया है तो ये मतलब नहीं है कि आपको टाइफाइड नहीं है। तो मतलब इस टेस्ट को बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ कोरिलेट करके देखने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक बार ये समझते हैं कि विडाल टेस्ट होता क्या है। जब आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक दवा के रूप में एक एंटीबॉडी बनाता है, और ये विडाल टेस्ट उसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। यानी कि विडाल टेस्ट ये नहीं बताता कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। विडाल टेस्ट ये बताता है कि आपके शरीर ने टाइफाइड के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी तैयार कर रखी है। अब यहाँ अपने इंडिया में क्या होता है कि आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जाते ही आपका विडाल टेस्ट कराते हैं और बार बार कराते हैं और बार बार वो पॉजिटिव आता है। तो वो डॉक्टर आपको कहते हैं कि अभी भी आपका टाइफाइड पॉजिटिव है, आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। अरे भैया, ये विडाल टेस्ट ये नहीं बताता कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि आपकी बॉडी ने टाइफाइड के इन्फेक्शन को मारने के लिए एक नेचुरल दवा एंटीबॉडी के फॉर्म में बना रखी है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको टाइफाइड है। टाइफाइड का अगर आप सही समय पे सही इलाज लेते हैं तो 10 से 15 दिन में वो आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा, और अगर ढंग से इलाज नहीं भी लेते हैं तो महीना भर मान लो। लेकिन टाइफाइड की कहानी इतनी है, महीने भर में या तो आप उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दोगे या वो बैक्टीरिया आपको ख़त्म कर देगा, लेकिन महीने भर बाद टाइफाइड का चैप्टर क्लोज है। महीने भर बाद आप टाइफाइड पॉजिटिव नहीं हो। अगर इसके बाद भी आपकी बॉडी में कुछ इल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका रूट कॉज कुछ और ही है, टाइफाइड नहीं है। और ये तो एक मेडिकल की बहुत मेन बुक है, हैरिसन, एक तरीके से हमारे मेडिकल का ग्रंथ है वो। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि विडाल टेस्ट इज़ नॉट अ रिलायबल टेस्ट टू डायग्नोज टाइफाइड फीवर। इवन इन अमेरिका इट्स नॉट बीइंग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। अपने इंडिया में पता नहीं इसको क्यों इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ में ले रहे हैं। जबकि टाइफाइड डायग्नोसिस के लिए और भी बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट हैं। जैसे आप ब्लड कल्चर करा सकते हैं, आप स्टूल कल्चर भी करा सकते हैं, आप यूरिन कल्चर करा सकते हैं, टाइफी.IgG, IgM, डिपस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। इवन डिपस्टिक टेस्ट तो आप घर पे ही कर सकते हैं, छोटे से किट आती है जो कि IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है। और ये सारे टेस्ट है ना, ये विडाल टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। अब हम आते हैं कि किन सिचुएशंस में आपको टाइफाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कोई ऐसी एरिया में रहते हैं जिसको हम एंडेमिक एरिया बोलते हैं, जहाँ पे पहले से टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, या आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कोई क्लिनिक में काम कर रहे हैं जहाँ टाइफाइड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आप रिस्क जोन में हैं। और अगर आप एंडेमिक एरियाज़ की कच्ची सब्जियां, कच्चे फल फ्रूट बिना धोए खा रहे हैं तो वो भी रिस्की है। अब इसका बचाव बहुत सिंपल है। टाइफाइड से बचने के लिए
आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। टॉयलेट जाने के बाद या कुछ खाने से पहले अपने हाथों को 2 मिनट तक रगड़ रगड़ के अच्छे से धोएं और कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट इनको अच्छे से धो के खाएं, उबाल के खाएं या फिर हो सके तो हल्का सा ब्लेंच करके खाएं। दूध, पानी ये सब उबाल के यूज़ में लें, क्योंकि बारिश के मौसम में टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इस मौसम में स्पेशली आप अपनी साफ़ सफाई और हेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टाइफाइड की वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक कैप्सूल के फॉर्म में जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको 4 कैप्सूल्स लेने हैं, और एक इंजेक्शन के फॉर्म में भी है, और दोनों ही वैक्सीन्स मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको वैक्सीनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में टाइफाइड के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिफेलोस्पोरिन्स। ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अपने अपने तरीके से बैक्टीरियाज को किल करती है। एजिथ्रोमाइसिन भी WHO रिकमेंडेड मेडिसिन है जो कि डबल डोज में दी जाती है। वैसे जनरली इसकी डोज़ है 500 mg पर डे, लेकिन जैसे कि हम आजकल एंटीबायोटिक्स को चॉकलेट टॉफ़ीज़ की तरह खाते हैं तो ये काम नहीं करती, इसलिए इसको 500 mg की डबल डोज दिन में 2 बार दी जाती है। और अगर कंडीशन और भी सीवियर हो तो सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन का भी यूज़ लेते हैं। हालांकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने थोड़ा सा बताया आपको। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। होम्योपैथी में टाइफाइड के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं टाइफाइड के लिए, और ये मेडिसिन्स आपके बॉडी के सेल्फ हीलिंग प्रोसीजर को बहुत फास्ट कर देती है। तो इन दवाइयों की मदद से आप 3-4-5 दिन में टाइफाइड से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप सर्च करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर टाइफाइड फीवर, तो आपके सामने कोई 50 दवाइयाँ आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इन 50 दवाइयों को आप एक साथ तो ले नहीं सकते, तो बेटर ये है आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। वो आपके पर्टिकुलर सिम्टम्स लेके आपको कुछ सेट्स ऑफ मेडिसिन या कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो मेडिसिन आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी। फिर भी मैं आपको कुछ टाइफाइड की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमनली ये जनरली हम टाइफाइड के केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन मेडिसिन है बैप्टीशिया टिंक्टोरिया। ये मेडिसिन टाइफाइड के केस में मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज़ होती है और पोटेंसी के फॉर्म में भी यूज़ होती है, जैसे 30, 200, 1 mg एक्सेट्रा। और अगर आपको टाइफाइड के सिम्टम्स हैं तो ये मेडिसिन तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए, और इसको आप थ्रू आउट ले सकते हैं। अगर आप बैप्टीशिया मदर टिंचर ले रहे हैं तो उसके साथ आप इचनेशिया मदर टिंचर, जो कि इन्फेक्शन की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो भी ले सकते हैं। और चाइना मदर टिंचर, जिसको हम सिंकोना ऑफिशिनलिस भी बोलते हैं, वो भी आप उसके साथ ले सकते हैं। तो इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम 30, अगर आपको टाइफाइड के साथ दस्त लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो ऐसे केसेस में आर्सेनिक एल्बम भी बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। अगर टाइफाइड के साथ आपको डिस्टेंटेड एब्डोमेन फील होता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पेट में गैस भरी हुई है और बहुत सारे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे केसेस में आपको कार्बोवेज भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। और यही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, आपके स्टूल में बहुत ड्राइनेस लग रही है, ब्लैक बर्नट लाइक स्टूल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जली हुई लेट्रिन आ रही हो, तो ऐसे केसेस में ब्राइनी एल्बा भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एसिड म्यूर है, कालीफॉस है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई 50 मेडिसिन हैं। एक मैं पंचलाइन बताता हूँ, ये डॉक्टर्स के लिए है। अगर आपका केस फंसा हुआ है, आप सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, बैप्टीशिया, ब्राइनिया, आर्सेनिक एल्बम,
एसिड म्यूर, ये सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपका केस निकल नहीं रहा है। तो ऐसे में आप टाइफाइडिनम 200 नोजोड ट्राई कीजिए, आपका केस 100% निकलेगा। इवन यू कैन यूज़ इट एज फर्स्ट लाइन मेडिकेशन। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट जितना इजी नहीं होता। एलोपैथी में तो मैंने आपको जो एंटीबायोटिक्स बताए वो फ़िक्स हैं टाइफाइड के लिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको वो ट्रीटमेंट फ़िक्स मिलेगा। लेकिन होम्योपैथी में आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे आपको टाइफाइड हुआ है, लेकिन टाइफाइड में आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी मेडिसिन अलग होगी। उसके अलावा आपको अगर दस्त लग रहे हैं तो आपकी मेडिसिन अलग हो गई। आपकी स्टूल ब्लैकिश बर्नट लाइक है तो मेडिसिन अलग हो गई। आपको स्किन रैशेज आए तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब सेल्फ मेडिकेशन से अच्छा है किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करके आप अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो लेना ही है, आपका एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि बिना एंटीबायोटिक्स के मेरा इन्फेक्शन कहीं बढ़ नहीं जाए, तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ में भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला सकते हैं। इससे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, जस्ट डबल तो हो ही जाएगी। अगर आप 10 दिन में ठीक हो रहे हैं तो उसकी जगह 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, और इन्फेक्शन रिकरेंसी के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। तो ये था ट्रीटमेंट पार्ट। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डाइटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर। किसी भी डिजीज़ से निकलने के लिए हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो टाइफाइड में ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक डाइट नहीं है। जो रेगुलर आप अपने डे टू डे लाइफ में खाते हैं वही आपको खाना पीना है, बट स्पेशली आपको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर लेनी है, और उसमें साथ में सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब एक बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है। आपकी थाली में बहुत वैरायटी ऑफ फूड्स होने चाहिए, आपकी बहुत कलरफुल थाली होनी चाहिए। टाइफाइड का बैक्टीरिया सीधा आपकी आंतों पे अटैक करता है, तो ऐसे में आपको आंतों की हेल्थ का बहुत स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी जंक फूड फैटी फूड्स खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ गड़बड़ा सकती है, तो इसलिए आपको स्पाइसी जंक फूड फैटी फूड ये सब अवॉइड करना है। और वो फूड आइटम्स जो आपको पर्सनली डाइजेस्ट नहीं होते वो आपको अवॉइड करने हैं। टाइफाइड में आपको भूख कम लगती है, उल्टी जैसा मन होता है, तो इससे आपका वेट लॉस हो सकता है। इसलिए आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है, जैसे मीठी मीठी चीज़ें, स्टार्ची चीज़ें जैसे आलू चावल खिचड़ी दलिया, ये सब आपको ज़रूर लेना है। हाई प्रोटीन के लिए जैसे स्प्राउट्स हैं, चना है, छोला है, दाल है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नॉनवेज भी हाई प्रोटीन डाइट होता है, लेकिन वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा सा अनहाइजीनिक भी हो सकता है कई बार, तो इस टाइम पे आप नॉनवेज थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा टाइफाइड में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें। टाइफाइड में कई बार बहुत उल्टी होना, दस्त लगना, तो उससे आपको बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो गड़बड़ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें। उसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पानी पीने से उल्टी जैसा मन होता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल का पानी ले सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं, या फिर कुछ जूसी फ्रूट्स है जैसे अभी खरबूजा है, तरबूज है, ये सब आप खूब खा सकते हैं। और इस डाइट को फॉलो करने के साथ साथ आप कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, टाइफाइड से रिकवर होने के बाद आपको वीकनेस महसूस होती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका फेस डल निकलने लगता है, आपके फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो ये क्या टाइफाइड की वजह से होता है? अगर आपको बहुत दिनों तक टाइफाइड चला हो तो अलग बात है, लेकिन ये ज़्यादातर होता है मेंटल स्ट्रेस से, और इसका रीज़न है विडाल टेस्ट। आप बार बार विडाल टेस्ट करवा रहे होते हैं और बार बार पॉजिटिव आ रहा होता है, आपका डॉक्टर भी आपको कह रहे होते हैं कि आपको विडाल टेस्ट अभी भी पॉजिटिव है।
तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। विडाल टेस्ट तो अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो वो कई महीनों तक पॉजिटिव आएगा ही। और अगर आप भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं तो इससे निकलने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्सर्शन। आप डांस करो, आप दौड़ लगाओ, आप जिम जाओ। हाँ, स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि आपको वीकनेस भी है, लेकिन उस टाइम आप अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए। 4-5 दिन बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एंडोर्फिन सीक्रेट करने लगेगा फिज़िकल एक्सर्शन की वजह से, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। तो इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा और आपको कोई भी एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है टाइफाइड के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी सवालों का जवाब दूँ। धन्यवाद।